डेट है आज 31 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंडियन राइनोसोर्स। इंडियन राइनोसेरोस या सोर्स, ये इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं इसको, या फिर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के नाम से भी जानते हैं। वन हॉर्न का मतलब होता है, हॉर्न का मतलब है सींग, एक सींग वाला गेंडा भी बोलते हैं इसे। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि इसकी पॉपुलेशन पिछले 4 साल में 200 के लगभग इंक्रीज हो गई है, इंडियन राइनोसोर्स की या वन हॉर्न राइनोज की। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में इंक्रीज हुई है और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की लिस्ट में है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। और कैसा दिखता है ये, ऐसा होता है भाई साहब, एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनो। क्योंकि इसके नाक के ऊपर एक ही सींग होता है, वन हॉर्न होता है सिर्फ ये वाला, इसलिए इसको वन हॉर्न राइनो बोलते हैं, या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, या इंडियन ग्रेटर इंडियन राइनोज के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाया जाता, ये इंडिया का मूल निवासी है, लेकिन ये नेटिव है। इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है पॉपुलेशन, और कितने टाइप के होते हैं, कितनी प्रजाति होती हैं इसकी, पूरा डिटेल में जानने के लिए इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में इसका लेक्चर मिल जाएगा आपको वन हॉर्न राइनो के बारे में। इसकी पॉपुलेशन 2018 में 2413 थी, जो अब इंक्रीज हो गई है। इसकी पॉपुलेशन का सर्वे ड्रोन के जरिए किया था। ड्रोन आपको पता है छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है, उसके जरिए किया है। इसका जो साइंटिफिक नाम है इंडियन राइनोसेरोस का, राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस के नाम से जानते हैं साइंटिफिक नेम, और भी कई सारे नाम से जानते हैं इसको, इंडियन राइनो या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या ग्रेटर इंडियन राइनो के नाम से जानते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है और भूटान में भी पाया जाता है और भी कई सारी कंट्री में पाया जाता है। और जैसे ये एक सींग वाला गेंडा ना, ऐसे दो सींग वाला भी मिलता है, इसकी नाक के ऊपर ही दो सींग भी होते हैं। तो पूरा डिटेल में देखने के लिए उस लेक्चर में देख सकते हो आप। IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको पता है क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकेडमी, सब पार्टिसिपेट करते हैं IUCN में। किस लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड फ्लोरा और फोना यानी कि स्पीसीज को, बर्ड एंड एनिमल की स्पीसीज को या प्लांट स्पीसीज को बचा के रखा जा सके, संरक्षित किया जा सके। इसकी 9 लिस्ट हैं, जिसको जितना खतरा है उसके हिसाब से 9 लिस्ट में डालता है, ताकि उसकी प्रोटेक्शन की जा सके उस जीव की। तो ये वन हॉर्न राइनो IUCN की लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आता है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इतनी कम भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है असम मेघालय बॉर्डर पैक्ट। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। असम मेघालय के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, इनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था लगभग 50 सालों से। 12 सेक्टर है यहाँ पे बॉर्डर पे, लगभग 885 किलोमीटर बाउंड्री, उनमें से 6 सेक्टर पे एग्रीमेंट हो गया और इन्होंने ज़मीन को डिवाइड कर लिया। लैंड डिस्प्यूट था। ये देखो भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट में इधर असम है और ये मेघालय और ये असम, इनका यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री को लेके। ये कहते थे कि असम वाले कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है, मेघालय बोलता था कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है। तो अभी इनका एग्रीमेंट हो गया है। चीफ मिनिस्टर असम के हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के कॉनराड के सांगमा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर पे। यहाँ पे हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह भी प्रेजेंट थे जब इनका एग्रीमेंट हुआ। इसमें सिर्फ इतना जानना है आपको, जो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। ये नाम है जो, जैसे ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापरा, खानापरा, पिलंग काटा, ये रात चेरा, इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। ये कामरूप मेट्रो छाछर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं असम की में। और मेघालय में वेस्ट खासी हिल्स, रीभोई, ईस्ट जैंतिया हिल्स, ये डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में। यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। लगभग ये 36.79 स्क्वायर किलोमीटर लैंड थी, भूमि, उसको डिवाइड किया गया है। असम को दे दी गई 18.51 स्क्वायर किलोमीटर की डिस्प्यूटेड एरिया और मेघालय को दे दिया गया 18.28 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। यानी कि यहाँ पे जो बाउंड्री डिस्प्यूट था 70% एरिया पे अब सुलह हो गई है, इनकी एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेटअप करेगा एक हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का मतलब है वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी लगेंगे और सोलर एनर्जी वाले प्लांट भी लगेंगे, यानी कि सूरज से भी बिजली बनाई जाएगी
और आपके कोयले से भी बिजली बनाने प्लांट लगेंगे यहाँ पे। कहाँ पे लगाए जाएंगे? ये जफना एक प्लेस है श्रीलंका में, यहाँ पे 3 आइलैंड है जफना पे, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। पहले यहाँ पे देखो लास्ट ईयर चाइनीज़ वेंचर लगने वाला था, चाइना की कंपनी यहाँ पे खोलने वाली थी ये पावर प्रोजेक्ट, लेकिन इंडिया ने अब विरोध जताया श्रीलंका से, तो अब इंडिया को दे दिए गए। अब इंडिया यहाँ पे खोलेगी श्रीलंका में ये पावर प्लांट वगैरह। ये प्रोजेक्ट अभी इनके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुए। इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और श्रीलंका के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जीएल पेरिस, इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एग्रीमेंट साइन हुआ है, समझौता साइन हुआ है। यहाँ पे देखो कितने साइन होंगे, कहाँ कहाँ पे ये बनेगा प्रोजेक्ट, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोकेशन आप ज़रूर याद रखना, लेकिन ये सामपुर टाउन है, ये श्रीलंका में है। मन्नार और ये पुन्नेरिन, ये भी श्रीलंका में है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनेंगे। तो ये लोकेशन कहीं पे मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती हैं, ये आपको याद रखनी है बस। श्रीलंका के कैबिनेट ने पहले भी जनवरी 2021 में डिसाइड किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का मतलब है नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सूरज से जो बिजली बनती है वो क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता उससे। तो ये प्लेस आपको याद रखने हैं, श्रीलंका में है। ये नैनातीवू, डेफ्ट, नेंदुनथीवू, अनालाईतीवू आइलैंड हैं ये, जो पहले चाइना को दे दिए गए थे। ये श्रीलंका ने, चाइना यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना सेटअप करता, लेकिन इंडिया ने विरोध जताया, क्योंकि तमिलनाडु के पास 50 किलोमीटर दूर ही ये पाक बे है। जो पाक बे है भाई साहब, ये तमिलनाडु के पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाक बे है। पाक बे के पास ये लगभग तमिलनाडु से 50 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए इंडिया ने विरोध जताया था। तो अब इंडिया बना रहा है भाई साहब यहाँ पे, लगभग इसमें जो खर्चा आएगा, इंडिया ने ग्रांट दिया है, कुछ तो अनुदान दिया है $6 मिलियन का, क्योंकि ग्रांट दिया है इंडिया वापस तो लेगा नहीं, अनुदान दिया है मतलब एक तरह से दान दिया है, लोन नहीं दिया है, अप्रूवल दिया है हमारे कैबिनेट ने। और इंडिया यहाँ पे फिशरीज हार्बर भी डेवलप करेगा, फिशरीज के लिए, यानी कि फिश कल्टीवेशन के लिए, मछली उत्पादन के लिए। तो ये बस लोकेशन आपको याद रखनी है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडोर्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी, मेंस में। अभी इंडियन नेवी में 2nd स्क्वाड्रन कमीशन किया गया, मतलब इंडियन नेवी को दे दिया गया ये कंडोर या P-8I। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं। ये इस तरह के देखो भाई साहब, ये जहाज़ के टाइप के दिखते हैं, एयरक्राफ्ट हैं, या तो आप कंडोर बोल लो या फिर P-8I, इसी के नाम हैं। ये गोवा में अभी कमीशन किए गए। गोवा में कमीशन का मतलब इंडियन नेवी को दे दिए गए। अब इंडियन नेवी इनसे काम लेगी इन एयरक्राफ्ट से। ये एयरक्राफ्ट की डील हुई थी 2016 में, $1 बिलियन की डील हुई थी। मतलब डील का मतलब एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में? इंडिया और अमेरिका की कंपनी है बोइंग, उससे खरीदे हैं ये 4 अभी खरीदे हैं हमने, मतलब 4 ये खरीदने की एग्रीमेंट हुआ था 2016 में। और डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा 6 और ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं P-8IS और या कंडोर नाम के एयरक्राफ्ट और ख़रीदे जाएंगे। इनके पास देखो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। और जो इसका नाम कंडोर रखा गया है ना, कंडोर इसलिए रखा गया है क्योंकि कंडोर नाम का एक बर्ड होता है, ये लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड है, सबसे बड़ा ये बर्ड है जो भूमि पे उड़ता है। कंडोर नाम का बहुत ही एक्सीलेंट कैपेबिलिटी होती है, इस तरह का होता है ये बर्ड, इसको बोलते हैं कंडोर बर्ड। इसलिए इसको गेम चेंजर एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी अच्छी खासी कैपेबिलिटी है इसकी, क्योंकि ये वारफेयर मिशन के लिए, सर्विलेंस निगरानी के लिए, मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, समुद्र में निगरानी के लिए ये एयरक्राफ्ट यूज किए जा सकते हैं। आर्मी के द्वारा भी, एयरफोर्स के द्वारा भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। यूनेप ने जारी की है, हर साल जारी की जाती है रिपोर्ट। यूनेप का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूनेप यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, हर साल रिपोर्ट जारी करती है। इस साल का जो रिपोर्ट का टाइटल है, या तो आप फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट बोल सकते हो, या फिर नॉइज़, ब्लेजेस एंड मिसमेसेज। इसमें रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि सबसे ज़्यादा नॉइज़ यानी कि ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ कौन सी कंट्री में होती है, किस सिटी में होती है, कौन से शहर में, शहर की इसमें रैंकिंग दी जाती है। इस रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 रैंक पे आया ढाका, यानी कि नॉइजेस्ट सिटी है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे शोर शराबा होता है, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया की आई है उत्तर प्रदेश की एक सिटी मुरादाबाद।
इसमें 5 इंडियन सिटी हैं जो इसमें टॉप पे रही हैं हमारे मतलब नॉइजेस्ट सिटी में पूरे वर्ल्ड में। आसनसोल, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुरादाबाद, ये 5 इंडियन सिटी आई हैं टॉप 10 में। जो सबसे एक शांत सिटी है जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी कि शांत सिटी, क्वाइटेस्ट सिटी बोल सकते हो आप, ये है जॉर्डन की इरबिद। जॉर्डन आप जानते हो कहाँ पे है, ये भाई साहब देख रहे हो आप, ये मैप, वर्ल्ड मैप यहाँ पे देखो, ये जॉर्डन येलो कलर का, ये इराक के पास, इराक के साइड में, ये जॉर्डन सऊदी अरेबिया के साइड में, ये देखो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ये है जॉर्डन कंट्री। या इस जॉर्डन कंट्री की इरबिद जो सिटी है वो है सबसे शांत सिटी। और सेकंड नंबर पे सबसे शांत है फ्रांस की लियोन, थर्ड नंबर पे स्पेन की मैड्रिड। नेक्स्ट टॉपिक है सरिस्का टाइगर रिजर्व। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो टाइगर रिजर्व कहाँ पे, इसकी लोकेशन याद रखनी है, रिसेंटली न्यूज में है, राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना। और देखो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, किस लिए चलाया गया था, टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और टाइगर को संरक्षण करने के लिए, यानी कि उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए टाइगर का। ये इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल टाइगर रिजर्व है जिसमें टाइगर को रीलोकेटेड किया गया, इसमें टाइगर को और बसाया गया आके। और वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल ये टाइगर रिजर्व है जो सफल हुआ है टाइगर रीलोकेट करने में। ये कहाँ पे है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे देखो नदन अरावली लियोपार्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। लियोपार्ड एक जानवर ही आपको पता ही है। यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे लिखा नहीं है, वो कट गया है, यहाँ पे लिख लो आप। मार्बल पाया जाता है, मार्बल वही है जो आपके घरों में फर्श वगैरह में यूज होता है। और भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे लाइम स्टोन पाया जाता है जो सीमेंट वगैरह बनाने में यूज होता है, लाइम स्टोन। यहाँ पे स्लेट स्टोन भी पाया जाता है, स्लेट जो आपकी बोर्ड वगैरह, जो क्लास में आपके स्कूलों में पुराने बोर्ड लगे होते थे ना, वो स्लेट स्टोन से बनते थे। या ब्लैक ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट आप जानते हो, ब्लैक ग्रेनाइट पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, ग्रेनाइट के साथ साथ एक क्वार्टजाइट, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, क्वार्टजाइट। तो ये मिनरल्स पाए जाते हैं इस टाइगर रिजर्व में। और अरावली जो रेंज है, अरावली की पहाड़ियाँ उसी का पार्ट है। और यहाँ पे देखो गुजरात में जो काठियाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इको रीजन, उसका भी पार्ट है। गुजरात से लेके ये इधर फैला हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन, यहाँ से ये वाले रीजन में सरिस्का टाइगर रिजर्व पाया जाता है। और ये इसी का पार्ट है, लेकिन सरिस्का टाइगर रिजर्व तो यहाँ पे इधर वाले पार्ट में, नॉर्दर्न साइड में। लेकिन ये वाला जो गिर फॉरेस्ट रिजर्व है उसी का पार्ट है, यहाँ तक ये फैला हुआ है गुजरात का, तो इसी का पार्ट माना जाता है ये। लेकिन ये सरिस्का टाइगर रिजर्व ये नदन साइड में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी का मतलब है आसमान में इंडिया क्या करता है, कितना खर्चा करता है। जैसे आसमान में क्या करते हैं हम, सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं, सेटेलाइट उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, सेटेलाइट भेजते हैं। तो ये इंडिया कितना खर्चा करता है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना एस्टिमेट है कि इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी का परसेंटेज इंडिया 2011-12 में 0.26% खर्च करता था स्पेस इकोनॉमी के लिए। लेकिन ये 2020-21 में घट के 0.19% हो गया हमारी जीडीपी का। जीडीपी आप जानते हो, ग्लोबल, ग्लोबल नहीं, क्या होता है जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यार भूल गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप जानते हो इकोनॉमी में पढ़ाई होगा, यानी कि पूरे हमारे इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर, विद इन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एक साल में या सर्टेन टाइम में, लगभग एक साल ही मानते हैं, एक साल में हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू, उनकी कीमत, उसको बोलते हैं जीडीपी, हमारे इंडिया की एक साल की जीडीपी। तो हमारी एक साल की जितनी जीडीपी है उसका घट के 1.9%, वो सॉरी 0.919% रह गया है हमारी जीडीपी का। ये जो हमारी जीडीपी का जितना हम ये परसेंटेज है, ये इंडिया स्पेंड करता है चाइना, जर्मनी, इटली और जापान से ज़्यादा, लेकिन यूएस और रसिया से कम है। यूएस और रसिया से कम खर्चा करते हैं क्योंकि यूएस रसिया ज़्यादा सैटेलाइट वगैरह में, रिसर्च में, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं।
इंडिया की जो स्पेस सेक्टर है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि हम कम खर्चे में सैटेलाइट वगैरह भेज देते हैं स्पेस में। जितना फॉरेन कंट्री खर्चा करते हैं उससे कम खर्चे में हम सैटेलाइट बना देते हैं। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करें वो लगभग 423 बिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर। इसमें से इंडिया केवल 2 to 3% कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया का टारगेट ये है 2030 आते आते हम 10% तक इसे इंक्रीज कर देंगे, यानी कि और खर्चा करेंगे स्पेस इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन ला नीना एंड द वार्म आर्कटिक। देखो ला नीना आप जानते हो, नहीं जानते हो तो स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर है। ला नीना, एल नीनो ये क्या है, कम से कम 20-25 मिनट का लेक्चर होगा। अभी हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसका आर्कटिक रीजन से क्या रिलेशन है और किस बेसिस पे है। अभी कुछ स्टडी की जिसमें ये पाया गया कि ला नीना जो होता है उसका रिलेशन है आर्कटिक से, क्योंकि आर्कटिक में गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ना है ला नीना की वजह से। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने देखो मार्च में ये डिक्लेयर भी किया था कि हीट वेव आ गई है। हर साल हीट वेव बहुत लेट आती थी, हीट वेव मतलब गर्म हवाएं, लेकिन ये 11 मार्च को डिक्लेयर किया सीवियर हीट वेव आई हमारे इंडिया में, नदर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल इंडिया में। और मार्च 3 में फर्स्ट डिप्रेशन देखा गया। डिप्रेशन साइक्लोन को भी बोलते हैं, जो साइक्लोन होता है चक्रवात। साइक्लोन को ही देखो जितनी इसकी विंड की स्पीड होती है, हवा की स्पीड, उसके आधार पे कई कैटेगरी में बांटते हैं, तो डिप्रेशन भी बोलते हैं। 3 मार्च को ही आ गया था ये। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जो ये हो रहा है सारा कुछ, ये हीट वेव आई पहले ही और ये डिप्रेशन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से हो रहा है इन्वायरमेंट में। ग्रीन हाउस गैस जितनी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो मेन कारण तो यही है, ग्लोबल वार्मिंग। और एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, देखो ला नीना का जो फिनोमिना है ना, ये वर्ल्ड में अब देखो आप, ये वाला जो पार्ट है सदर्न, जो ये है अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, वेस्टर्न वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, ये कोल्ड करंट आ रही होती है यहाँ पे, कोल्ड करंट, जिसका नाम है पेरू करंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पेरू कंट्री है, पेरू कंट्री के नाम से भी जानते हैं इसको। कोल्ड करंट आ रही होती है, तो यहाँ पे जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है ना, तापमान होता है ये समुद्र तल का, इसका टेम्परेचर जितना रहता है नॉर्मल से ये और ठंडा हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ला नीना। और अगर ये जितना टेम्परेचर है नॉर्मल उससे ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसको एल नीनो बोलते हैं। तो ये पूरा डिटेल में तो आप उस लेक्चर में ही देखना। तो ये ला नीना की कंडीशन क्या हुई, जितना नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ पे इस एरिया में, ये उससे ज़्यादा ठंडा हो गया। अब यहाँ पे ठंडा हो गया तो भाई साहब यहाँ पे तो नुकसान है ला नीना का, लेकिन हमारे इंडिया में फ़ायदा होता है, उसकी वजह से विंटर में बारिश ज़्यादा होती है। तो ये इफ़ेक्ट है इसका। ला नीना देखो लास्ट टाइम में 3 साल तक रहा, 1998 से 2000 के बीच में, और 2000 में भी ये मार्च के महीने में ला नीना रहा इस कंडीशन में। उस टाइम पे हमारे इंडिया में अच्छी खासी बारिश हुई थी। और इम्पैक्ट क्या होते हैं, ला नीना के प्रभाव क्या होते हैं, क्योंकि देखो ला नीना के टाइम में जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ये पैसिफिक ओशन ही है, ये वाला पार्ट पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ये वाला पार्ट, और ये ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि कम टेम्परेचर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड विंड को ये प्रभावित करता है। ट्रेड विंड क्या होता है, ये इक्वेटर है जो हमारा भूमध्य रेखा, इधर से हवाएं आ रही होती हैं और इधर से आ रही होती हैं। इधर वाली साइड है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि देखो भाई साहब ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये वाली साइड से विंड आ रही होती हैं, यहाँ पे इक्वेटर पे टकराती हैं, दोनों साइड से आती हैं। तो ये साइड कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, और ये कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड जो आ रही होती हैं, इन पे प्रभाव डालता है ये ला नीना, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और जब इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो इन ट्रेड विंड की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो वेदर सिस्टम है प्रभावित होता है, जो मौसम है प्रभावित होता है, और इंडिया में भी होता है। इंडिया में इसकी वजह से वेट और कोल्ड विंटर होती हैं, यानी कि हमारे इंडिया में इसकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है अगर ला नीना की कंडीशन होती है तो। लार्जर कंसर्न क्या है, सबसे बड़ी परेशानी ये है, क्योंकि इसका इफेक्ट ये देखा गया जब ला नीना सिचुएशन आ रही है तो इसका इंटरेक्शन आर्कटिक रीजन से भी है,
क्योंकि आर्कटिक भी इसकी वजह से गर्म हो रहा है यहाँ पे। और ये किसकी वजह से हो रहा है, एक ही मेन कारण है इसका, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमन ग्रीन हाउस गैस इमिशन की वजह से। ग्रीन हाउस गैस आप जानते हो क्या होती है भाई साहब, देखो मानव की वजह से, जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट में वहाँ पे कोयला यूज करते हैं, कोयला कोल, उसकी वजह से कार्बन इमिशन होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है इन्वायरमेंट में। तो ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 हो गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, जैसे CO2 हो गई, इसमें कार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, CFC आता है, या आपका ये आता है वाटर भी आपका होता है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन ये ह्यूमन इंड्यूस नहीं करता क्योंकि वाटर वेपर जो एयर में है ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, लेकिन ह्यूमन द्वारा इसको नहीं इमिशन किया जाता है इसका। और कई सारी गैस होती हैं, इन गैस को ग्रीन हाउस गैस इस बेस पे बोलते हैं क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होती है टेम्परेचर को एब्जॉर्व करने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में रहेंगी, इनकी मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी, ये टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके रखेंगी, सोख के रखेंगी। और जब ये टेम्परेचर को सोख के रखेंगी तो एटमॉस्फेयर का, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना ही, उसी को तो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन। पूरा डिटेल में जानना तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे लेक्चर बना हुआ है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्यों न्यूज़ में है। प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जम्मू कश्मीर के 2 रेजिडेंट है, 2 निवासी हैं, उन्होंने ये पिटीशन डाली है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया था जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा के लिए और असेंबली के लिए रीड्रॉ करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, जैसे भाई साहब जम्मू कश्मीर है अपना, जम्मू कश्मीर के एरिया में कौन से एरिया में कितने MLA रहेंगे और कितने एरिया में कितने MP रहेंगे, MLA और MP यानी कि सांसद और विधायक कहाँ पे रहेंगे, ये डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन के आधार पे। क्योंकि मान लो ये डिवाइड कर दिए एरिया, हर एक एरिया इस तरह से होने चाहिए कि हर एक एरिया में लगभग बराबर पॉपुलेशन हो, तो ये डिफाइन करता है, ये डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है ये करता है, या इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। ये डीलिमिटेशन कमीशन ये डिफाइन करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कितने तक एरिया तक रहेगी। तो ये जम्मू कश्मीर आपको पता है पहले स्टेट था, स्पेशल स्टेटस हटा दिया, 370 आर्टिकल हटा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया कि लोकसभा और जो वहाँ की असेंबली है, विधानसभा जम्मू कश्मीर की, उसको दोबारा से रीड्रॉ करने के लिए कि कितने एरिया में कौन सा MP रहेगा और MLA रहेगा, ये बैठाया था डीलिमिटेशन कमीशन। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 2 निवासी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में पिटीशन डाली। इशू क्या है, इसका कहना ये है, ये देखो सीट अभी 107 से 114 बढ़ा दी हैं जम्मू कश्मीर में, इसमें 24 सीट POK की हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है हमारे जम्मू कश्मीर का पार्ट। इसका कहना यह है, जिसने पिटीशन डाली है 2 आदमियों ने, कि ये हमारे संविधान का उल्लंघन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 14 का, 81 का, 82 का, 170 का, 330 का, 332 का, और जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 उसके भी सेक्शन 63 का उल्लंघन है। क्यों है उल्लंघन, क्योंकि देखो आर्टिकल जो 170 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो डीलिमिटेशन का जो ये प्रोसेस है ना, ये अब 2026 की जो सेंसस होगी, जनसंख्या की गिनती होगी, उसके बाद ही हो सकता है हमारे देश में, उससे पहले नहीं हो सकता। लेकिन ये 2026 तो अभी आया नहीं है, तो उससे पहले ये जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन किया जा रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी को डिफाइन किया जा रहा है। कब बैठाया था ये डीलिमिटेशन कमीशन, 6 मार्च 2020 को बैठाया था ये। इसमें डीलिमिटेशन कमीशन में चेयरपर्सन बनाए थे रंजना प्रकाश, ये रंजन प्रकाश देसाई, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया था 2002 में, उसके ही सेक्शन 3 को यूज करके ये कमीशन बैठाया था। और देखो डीलिमिटेशन कमीशन, इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना के ये कमीशन बना सकती है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये देखो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया था ये सेक्शन यूज करके इस 2002 के एक्ट का। और देखो यहाँ पे मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, इनके लिए भी बनाया था पिछले सालों में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है, डीलिमिटेशन एक्ट बना सकता है हर एक सेंसस के बाद, यानी कि जब जनसंख्या होती है हर 10 साल में होती है, हर 10 साल के बाद पार्लियामेंट के पास पावर है, ये बना सकता है डीलिमिटेशन एक्ट। और स्टेट के लिए भी बना सकता है भाई साहब, आर्टिकल 170 में दिया हुआ है, स्टेट की बाउंड्रीज को, कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिफाइन करने के लिए हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट बना सकता है पार्लियामेंट। अदर फैक्ट में ये है,
12 जुलाई 2002 को पिछला डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया था। 2002 का ये एक्ट था जो डिलिमिटेशन एक्ट, उसके सेक्शन 3 को यूज करके, और इसी को यूज करके अभी बनाया था 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए। ये 2001 की सेंसस हुई थी, उसके बाद ये एक्ट बनाया था ताकि हमारी जो इंडिया में बाउंड्रीज हैं उनको डिफाइन किया जा सके पॉपुलेशन के आधार पे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनके बीच में अभी मीडिया ग्रुप है, इनके मीडिया ग्रुप जो न्यूज़ वाले होते हैं भाई साहब, न्यूज़पेपर या टीवी पे दिखाते हैं, ये मीडिया ग्रुप के बीच में ये फॉरम होने वाला है। फॉरम का मतलब मीटिंग होने वाली है, 3 महीने की इनकी मीटिंग होगी। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। ये जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग देंगे। जो जर्नलिस्ट होता है ना, रिपोर्टर जो न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं या न्यूज़पेपर छापते हैं, किसमें, न्यूज़पेपर में न्यूज़ वगैरह छापते हैं, ये जर्नलिस्ट जो होते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम में। 3 महीने का प्रोग्राम होगा। इसे ब्रिक्स मीडिया फोरम के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिक्स मीडिया फोरम स्टार्ट किया गया था 2015 में। ये 5 कंट्रीज़ में से कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया की तरफ से द हिंदू न्यूज़पेपर है जो आप पढ़ते हो वही, ब्राज़ील से सीएमए ग्रुप है, रशिया से स्पुतनिक ग्रुप है, चाइना से जिन्हुआ है, जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है चाइना की, ये सब न्यूज़ एजेंसी हैं हर एक कंट्री की। साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंट मीडिया है। ये इन्होंने मिलके ये फोरम बनाया था 2015 में। ये फोरम ये चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव हो और हर एक कंट्री के बीच में कोऑपरेशन हो, ब्रिक्स की कंट्री के बीच में, ताकि जो जर्नलिस्ट है उसको ट्रेनिंग दी जाए कि वो सही से इंडिपेंडेंट न्यूज़ कैसे दिखा सके। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स देखो 5 कंट्री का एक ग्रुप है जो हमने ऊपर जाने, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लगभग 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। ये 5 कंट्री में वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन आती है, क्योंकि आपको पता है इसमें इंडिया और चाइना, और इंडिया चाइना में तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा चाइना में फिर इंडिया में। 23% जीडीपी को, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स, और 30% टेरिटरी को यानी कि एरिया को, और 18% ग्लोबल ट्रेड को। ये जो ब्रिक्स है इससे पहले ब्रिक हुआ करता था, इसमें जो एस से बाद में जुड़ा, साउथ अफ्रीका इसका बाद में मेंबर बना। पहले ब्रिक नाम दिया था एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है जिम ओ नील। ये गोल्डमैन सैक्स के थे, जिम ओ नील। 2001 में इसने नाम दिया था ब्रिक, तब ये ब्रिक का नाम आया सबसे पहले। फिर ये 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी इसमें 21st सेंचुरी की ये रिप्रेजेंट किया इस ब्रिक्स ने। 2006 में ब्रिक का ये डायलॉग हुआ पहला, यानी कि एक तरह से डायलॉग का मतलब इनके बीच में चर्चाएं हुई इन कंट्रीज़ के बीच में, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2009 से इनका एनुअल समिट होने लगा, एनुअल मीटिंग होने लगी 2009 से। 2011 में फिर साउथ अफ्रीका जोड़ दिया, तो ब्रिक्स से बन गया फिर ब्रिक्स, एस जुड़ गया इसमें, ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। अब 5 कंट्री हैं इसमें। तो यही था इसमें बस इस लेक्चर में।